एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू फॉर्मुलेटर। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही प्यारे सेशन को यहाँ से। तो दिस इज योर टेक्निकल राइटिंग सेक्शन। ये आपका अभी टेक्निकल राइटिंग की क्लासेस चल रही है और इसमें ऑलरेडी हमने एक क्लास कर ली है। तो जो चीज़ अभी हमने इसमें पढ़ ली है उसके बारे में एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो इसमें अभी हमने खत्म की थी। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं इससे पहले की क्लास में हमने क्या क्या किया था, लेकिन एक शानदार कोटेशन से अपनी बात को शुरू करेंगे यहाँ से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो कि आपके भी मोटिवेशन है और हमारे भी मोटिवेशन है, तो इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही थी, वहीं से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। यानी कि अगर आपको सन की तरह शाइन करना है, चमकना है, तो आपको उसकी तरह बर्न भी होना पड़ेगा, यानी कि तपना भी पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए तो कल की क्लास में क्या क्या चीज़ें हुई थी मैं एक बार उसको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैंने बात की आपसे कि स्टडी प्लान कैसा रहेगा। तो टेक्निकल राइटिंग का पिछली क्लास में डे 1 था, इसलिए डे 1 लिखा है। आज तो डे 2 है इसका। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, इस तरीके से हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले मॉड्यूल 1 में हमने देखा इंट्रोडक्शन। तो फंडामेंटल ऑफ टेक्निकल राइटिंग्स, यानी कि इसके फंडामेंटल्स क्या थे, ये हमने कल की क्लास में किया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी, ठीक है। तो इन दिस क्लास फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, तो हमने क्या क्या पॉइंट्स किए थे। सो नीड फॉर क्लियर एंड कंसाइज टेक्निकल राइटिंग, उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ टेक्निकल राइटिंग, और उसके बाद हाउ डू आई राइट क्लियरली एंड कंसाइसली। क्लियरली कंसाइसली कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें मैं करके दिखाता हूँ आपको आगे पेज स्लाइड करके, ठीक है। फिर मैंने बात बताई आपको कि मॉड्यूल 2 मतलब ऐसे करके हमें पढ़ना है, मॉड्यूल 1 फिर 2 3 4। तो मॉड्यूल 1 में एक पार्ट हो चुका था, अब मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 का दूसरा पार्ट, यानी कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप जो है उसके हिसाब से पेशेंस रख के सुनते रहिएगा, क्योंकि फिर मॉड्यूल 3 भी आएगा, 4 आएगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। तो मॉड्यूल 2 के अंदर प्यारे बच्चों परफॉर्मिंग टेक्निकल स्टडीज हमें ये देखना होगा कि जिसके अंदर टाइप ऑफ टेक्निकल स्टडीज क्या होगा, उसके बाद जनरल मेथोडोलॉजी क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछी जाती है। उसके बाद गैदरिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होगा आपका, इसके बाद डिजाइनिंग टेस्ट प्लान्स, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, रिपोर्टिंग रिजल्ट्स, फिर राइटिंग स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी हमें लगानी है, एनालाइज करना है, स्कोप ऑफ राइटिंग, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर डॉक्यूमेंट ऑप्शंस लाइक डॉक्यूमेंट हायरार्की कैसी होती है, फिर रिपोर्ट टाइप्स एंड सिलेक्शंस, क्राइटेरिया ऑफ फॉर गुड टेक्निकल राइटिंग, टेक्निकल कंटेंट, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज स्किल्स, इन सब के बारे में हमें आगे बात करनी है। इसके अलावा राइटिंग स्टाइल में एलिमेंट्स ऑफ स्टाइल, एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग स्टाइल, रिकमेंडेड कौन सा रिकमेंड किया गया है, वो सारी चीज़ें हमको देखनी है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 हम देखेंगे कि जिसमें हम फॉर्मल रिपोर्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि राइटिंग ऑफ द बॉडी क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, क्लोजर्स क्या होते हैं, इन सबको देखेंगे। फिर इनफॉर्मल रिपोर्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें कि हम एलिमेंट्स ऑफ द इनफॉर्मल रिपोर्ट कहाँ देखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देखेंगे, सर्विस वर्क देखेंगे, एक्शन लेटर एंड प्रपोजल्स देखेंगे, और साथ में आपका टिपिकल मेमो रिपोर्ट्स, इसको भी हम देखेंगे। फिर और आगे चलेंगे, फिर मॉड्यूल 4 में रिव्यू और एडिटिंग के बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट आपका ओरल प्रेजेंटेशन कि कैसा आपका होना है। तो रिव्यू एंड एडिटिंग के अंदर टाइप ऑफ रिव्यू एंड एडिट, रिव्यू एंड एडिटिंग मेथोडोलॉजी, इसके बाद आपका एग्जांपल्स ऑफ रिव्यूज, किस तरीके के इसके एग्जांपल्स होते हैं, वो सारी बातें। ओरल प्रेजेंटेशंस, जिसमें कि आपका टाइप ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन, विजुअल एड्स, इम्पिडेंट ऑफ टेक्निकल राइटिंग, मेंटेनिंग राइटिंग स्किल, मेजरिंग रिपोर्ट रिजल्ट्स, इन सब के बारे में हम वन बाय वन हम पॉइंट्स देखें। तो सिलेबस 1 स्टार्ट आपका हुआ था, सिलेबस स्टार्ट हुआ था मॉड्यूल 1 से, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो मॉड्यूल 1 में मैंने आपको ये चीज़ करा दी थी, एट्रीब्यूट क्या होता है, नीड क्या है, हाउ डू आई राइट क्लियरली कंसाइसली, हो गया था। उसके बाद किस वर्ड को हमें जो है एलैबोरेट करना है, किसको हमें एलिमिनेट करना है, किसको हमको वहाँ पे एज अ यूज में लाना है, ये सारी बातें कराई आपको। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं, तो रिप्लेस वेग विथ स्पेसिफिक वंस, ये वेग वाला बहुत आता है बेटा एग्जामिनेशन में, इससे रिलेटेड पूछे जाती है चीज़ें। तो वेग इसमें क्या क्या चीज़ें आती है कि भाई आपका जो है कोई वर्ड रिपीट ना हो, या फिर आप अननेसेसरी फालतू का उसमें जो है
कोई और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड ऑन ना करो, दैट इज वीक, तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद फिर और आगे चले बच्चों। देन फिर हमने बात करी एलिमिनेट अननेसेसरी वर्ड्स, ये वेक के अंदर का ही पार्ट है आपका। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉडिफायर्स, ये सब भी हो गया था। रिप्लेस मल्टीपल नेगेटिव, ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग डॉक्यूमेंटेशन किस किस तरीके का होता है, ये सब हुआ था। तो फाइनली अब जो है मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा लंबा नहीं घूमेंगे। हाँ, ये था बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑडियंस जो होती है, 3 टाइप की ऑडियंस बच्चे, कि पहला ले ऑडियंस, उसके बाद हमारा ये मैनेजरियल ऑडियंस और एक्सपर्ट। तो ले ऑडियंस के बारे में हमने बात करी, जिसके पास नॉलेज बहुत कम, ना के बराबर होता है। फिर उसके बाद मैनेजरियल के ऑडियंस के अंदर हमने बात करी कि जिसके पास पहले से नॉलेज है बट पूरी तरीके से नहीं है, मतलब उनको थोड़ा विजुअल्स की दिखाई जाए तो वो हमारे प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। और तीसरा आता है एक्सपर्ट ऑडियंस, जो जेन्युइनली एक्सपर्ट है एंड दे नीड नथिंग कि वो इसके बारे में और जाने। अब यहाँ पे हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया, मॉड्यूल 1 का जो पहला सेगमेंट था वो खत्म हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे सेगमेंट पे, यानी कि ग्रामर वाले पोर्शन पे। तो उसमें आज हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा दिस इज टेंस, ठीक है। तो ये मैं मान के पढ़ा रहा हूं यहाँ पे कि आप सारे बिल्कुल जीरो हैं टेंस के अंदर, तो बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बिगिनिंग से इन चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से इन चीज़ों को सीखने को मिले, ठीक है। और मैं ये मानूंगा कि आप लोग बिल्कुल शून्य हैं, जीरो हैं, और यहीं से मैं आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये कहे कि जीरो की शुरुआत या शून्य शून्य की खोज आपका चेहरा देख के की गई है, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, सबसे पहले कि भाई टेंस होता क्या है, किस तरीके से ये यूज होते हैं, कितने तरीके के इसके इस्तेमाल होते हैं, उन सब से हम इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भाई इंग्लिश के अंदर जो टेंस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए मैं इसको, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी बेसिक डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जब भी हम टेंस इंग्लिश में टेंस वाले चैप्टर को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये 3 पार्ट इसके कौन कौन से होते हैं। तो हम इसके 3 पार्ट देखते हैं कि पहला पार्ट प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद अगला पार्ट आता है बेटा पास्ट टेंस, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस। यानी कि हमारे पास इसके 3 पार्ट्स बनते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड तीसरा कौन सा टेंस, तो फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में अगर मैं ये कहता हूं कि भाई कोई काम अभी चल रहा है और मैं अगर उससे रिलेटेड कोई बात आगे डिलीवर कर रहा हूं किसी के सामने, जैसे मैंने कहा कि मोहन क्रिकेट खेल रहा है, अभिषेक पढ़ाई कर रहा है, प्रियंका दौड़ रही है, मैं खाना खा रहा हूं, वह खाना बना रहा है। यानी कि ये काम हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस सेंटेंस को प्रूफ करके या ये कह लो ऑथेंटिकेशन के साथ कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है बेटा, वो हमारा कैसा टेंस होता है, तो जस्टिफाइड टेंस होता है। ये कह सकते हैं जस्टिफाइड एक्शन होता है ये, ठीक है बच्चों। जस्टिफाइड एक्शन होता है, मतलब जिसको हम बोलते समय श्योरिटी दिखा या बता सकते हैं। अगर हम कोई बात पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं कि भाई जो है वो कल वहां गया था, ठीक है, कल मैं अपने दोस्त के घर गया था, या कल वो पार्टी में आया था, या कोई भी ऐसी बातें जो पास्ट में हो चुकी है, खत्म हो गया, बीत गई वो बात, तो उसको बताने में भी हम श्योर हो सकते हैं, हाँ या ना। हम कह सकते हैं कि भाई पास्ट की बात भी हमारी कैसी है बच्चों, तो जस्टिफाइड एक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को, यस और नो, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हमने बात करी कि जो पास्ट का एक्शन होता है इसको बताते समय भी हम श्योरिटी दिखा सकते हैं, तो पास्ट का एक्शन भी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जस्टिफाइड एक्शन। कम टू द लास्ट वन, दिस इज द फ्यूचर टेंस। इन दिस टेंस कैन यू एवर से लाइक दिस कि भाई ये काम होगा ही होगा, पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में आप सिर्फ क्या करते हो, उस चीज को प्लान करते हो, बट वो हो ना हो वो तो टाइम पे डिपेंड करता है ना। कि मान लो आपने पहले ये प्लान किया, आपने ये सोचा कि भाई मैं जो है कल या नेक्स्ट संडे को मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जाऊंगा। हो सकता है कि भाई आप नेक्स्ट संडे आपको कोई काम पड़ जाए, आप नहीं जा पाओ खेलने के लिए। पॉसिबल है कि नेक्स्ट संडे को जो है बारिश हो जाए, पॉसिबल है कुछ भी, कि मतलब आपको ही काम आ गया या आपके दोस्त को ही काम पड़ गया, नहीं जा पाए खेलने के लिए दोस्त के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर का कोई भी टेंस होता है बेटा, ये आप श्योर होकर के नहीं बोल सकते, इसलिए हम इसको कहते हैं अनजस्टिफाइड एक्शन। मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को, तो अनजस्टिफाइड एक्शन।
यानी कि फ्यूचर की कोई भी बात जब हम कहते हैं तो वो श्योरिटी के साथ नहीं कहते, इस वजह से फ्यूचर के सभी सेंटेंसेस को अनजस्टिफाइड एक्शन कहा जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब ग्रामर कहता है कि भाई अगर कोई सेंटेंस अनजस्टिफाइड है तो भाई पहले इसको जस्टिफाइड करो, तभी मैं इंग्लिश में इसको जगह दूंगा। भाई अगर वो अनजस्टिफाइड है तो इंग्लिश तो लिखने को अलाउ करेगा ही नहीं। तो ऐसे में ग्रामर इसको एक मोडाल का सहारा देता है, जिसको कहते हैं बच्चों विल, या फिर ओल्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग शेल। विल या शेल, आई और वी के साथ शेल लगाया जाता था और बाकी सब में विल लगाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब न्यू इंग्लिश के हिसाब से हर जगह विल लगा सकते हो। शेल का पहले नियम था कि भाई शेल आएगा आई और वी के साथ, बाकी सब में विल आएगा, बट अब नहीं है ऐसा, अब हर जगह विल का यूज कर सकते हो। मेरी बात क्लियर हो गई होगी, तो अब एक बार आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपको ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई फ्यूचर में विल शैल क्यों लगाया जाता है, इसमें क्यों नहीं लगाया जाता, इसमें क्यों नहीं लगाया जाता, कि क्योंकि ये दोनों ही जस्टिफाइड है, ये अनजस्टिफाइड है, इसलिए इसमें लगाना जरूरी होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब सवाल ये आता है सबसे बड़ा कि सर इसका यूज क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और सर हमारे एग्जाम में टेंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं। चलो मैं समझाता हूं। देखो बेटा, जब हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो जनरली उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जब भी हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से होता है कि आगे हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। कुछ ऐसा ही होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, आगे आपका ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं बता दूं यहाँ पे बच्चों, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही नहीं, हम इसको अदर वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट ही है, एडवर्ब भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ऑब्जेक्ट ही आए। तो हमने बात करी कि हमारा जो बनता है पार्ट बेटा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड से बनता है। सिचुएशन क्रिएट करते हैं। नंबर 1, अगर मैं कहूं बच्चों कि मेरे पास सब्जेक्ट है, मेरे पास वर्ब है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या यह पॉसिबल है कि सेंटेंस बन सकता है? बताइए। हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है, बट वी डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, सो इज इट पॉसिबल टू मेक एनी सेंटेंस? नो। यस, बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल बन सकता है। जो बच्चा नो सोच रहा था तो इसलिए मैंने नो बोला कि इनका कॉन्फिडेंस देखते हैं। देखो बेटा, तो हमारे पास जो है बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको आगे देता हूं। दूसरा, इफ वी हैव अ वर्ब एंड वी हैव एन ऑब्जेक्ट, वी डू नॉट हैव एनी subject. Now, is it possible to make any sentence here? Yes, my dear students, you can make a sentence. I'll let you know with some of the examples. Next one, come to the next one. If I take third example, if I have a subject and I have an object, I don't have any verb here. I do not have any verb here. So is it possible to make any sentence? No, not now. अब नहीं बन सकता प्यारे बच्चों। वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट वर्ब। बिना सब्जेक्ट के आप सेंटेंस बना सकते हो। विदाउट वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन मेक अ सेंटेंस, बट विदाउट वर्ब यू कैन नेवर कंस्ट्रक्ट एनी सेंटेंस, राइट। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। यहां पे कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लाइक इफ आई से द ओल्ड मैन डाइड। नेक्स्ट वन, the lion roars. The lion roars. एक और एग्जांपल लेते हैं। Call your father. Next, open the window. Right? So I have given 4 examples. First one is the old man died. The old man is our subject. Right? The old man is our subject. Okay. Died is a verb. We do not have any object here. Still, we have made a sentence. Next one, the lion is a subject and roar is a verb. We don't have any object here. Still, we can make a sentence. यानी कि यहाँ पे हमारे पास बन गया, ये भी हमारे पास बन गया। Next one पे आते हैं। Call your father. So call is a verb and your father is an what? What is it? Is an object. We don't have any subject here. Means we have a verb, we have an object, but we don't have any subject. Still. Next one, open the window. So it's a verb and it's an object. Still, we have made a sentence.
right? Means without subject we can make a sentence, without object we can make a sentence, but without verb we can never make any sentence, right? मैंने example आपको दिया. अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो बच्चों कि when we take an example like call your father, open the door, shut your mouth, तो ऐसे sentences जो बच्चे हमारे होते हैं तो उसमें ये you वाला शब्द understood होता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, you understood है. Like if I say call your father, it means I'm saying you call your father. तो you is a second person. It means it's a listener, and listener जो है वो you है, तो हमने you को understood करके छोड़ दिया. You call your father, तो सीधा हमने कहा call your father. Open the door, shut your mouth. इस तरीके से हम बोलते हैं सेंटेंस. बट विदाउट वर्ब वी कैन नेवर मेक अ सेंटेंस. बिना वर्ब के आप कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते, ठीक है? इफ आई टेक एग्जाम्पल, बिना वर्ब के बनाने की कोशिश अगर हम करें भी, राइट, मैंने कहा कि मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट. मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, राइट? अच्छा, इस सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों था, लेकिन अगर मैं इसको सेंटेंस को ऐसा लिखूं कि मोहन प्लेड क्रिकेट, तो यू कैन सी कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बट हेल्पिंग वर्ब नहीं है. मेन वर्ब है बट वी डू नॉट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब. यहां पे हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब, एक्शन वर्ब दोनों है. यहां ओनली एक्शन वर्ब है. बट अब यहां पे हम जो है तीसरा सेंटेंस लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि मोहन इज माई स्टूडेंट. मोहन इज माई स्टूडेंट. So you can see here कि we still have a verb. We still have a verb is MR. यानी हम ये कह सकते हैं कि बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता. या तो हेल्पिंग वर्ब हो, या तो मेन हो, या तो दोनों हो. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ना हो. ऑल्दो मैं आपको बता दूं ये हेल्पिंग वर्ब की तरह अभी काम नहीं कर रहा है. इट इज अ मेन वर्ब एंड इट इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? तो आपको आगे समझाऊंगा कि ऐसे क्यों मैं कह रहा हूं कि ये मेन वर्ब है, राइट? तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों हो. ये हो सकता है कि एक्शन वर्ब तो हो लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब ना हो. यह भी हो सकता है कि ऑक्सिलरी वर्ब हो बट एक्शन वर्ब ना हो. यानी कि कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है. लेकिन अगर मैं दोनों ही हटा दूं, मान लो मैंने जो है यहां से इज एम आर भी हटा दिया और एक्शन वर्ब भी हटा दिया, तो क्या बना सेंटेंस? तो कुछ ऐसा बन गया कि मोहन माई स्टूडेंट. तो क्या ये बन पाया? नो सर, बिल्कुल नहीं. अब ये गलत है क्योंकि बन ही नहीं सकता. वर्ब इज कंपल्सरी, ठीक है? अब वापस आते हैं यहां पे. सो एज आई सेड कि वर्ब इज कंपल्सरी. विदाउट वर्ब वी कैन नेवर मेक एनी सेंटेंस. विदाउट वर्ब हम कभी कोई सेंटेंस नहीं बना सकते. एंड वर्ब मीन्स क्या होता है बेटा? वर्ब मीन्स होता है क्रिया, यानी कि एक्टिविटी. वर्ब इट मीन्स इट इज एन एक्टिविटी, क्रिया. तो अगर एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया या एक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो या तो वो एक्शन प्रेजेंट में होगा, या तो वो पास्ट में होगा, या तो वो फ्यूचर में होगा. क्या इससे बाहर कोई एक्टिविटी हो सकती है? क्या इससे बाहर कोई एक्शन हो सकता है? नो. इससे बाहर कोई एक्टिविटी या इससे बाहर कोई एक्शन हो ही नहीं सकता. या तो वो एक्शन प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा. दैट्स इट. इससे बाहर नहीं हो सकता, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि बिना वर्ब के दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता है. और अगर कहीं वर्ब आया तो कोई ना कोई टेंस जरूर आएगा. तो हम शॉर्टकट में ये नहीं कह सकते कि बिना टेंस के दुनिया का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता. दुनिया के सभी सेंटेंस में कोई ना कोई टेंस जरूर होता है. दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट वी ऑलवेज से कि भाई टेंस इज द रूट ऑफ इंग्लिश. टेंस ही इंग्लिश की जड़ होती है. अगर आपको टेंस नहीं आया, कुछ नहीं आया. और अगर आपको टेंस आ गया, सब कुछ आ गया. टेंस इसलिए सबसे पहले पढ़ाया जाता है. कोई भी टीचर अगर वो जेन्युइन टीचर है, ऑथेंटिक टीचर है, तो ग्रामर के अंदर शुरुआत वो हमेशा सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन से ही करेगा, यानी कि टेंस से करेगा. क्योंकि यहीं से हमारे पूरे की पूरी चेन पकड़ में आती है ग्रामर की कि कहाँ क्या क्या. और आपके एग्जामिनेशन के लिए ग्रामर में इतनी ज्यादा डीप नॉलेज न भी हो तो चलता है, क्योंकि उसके अंदर जो है आपका कई पार्ट लाइक प्रेपोजिशन वगैरह जो होता है वो हम जो है फ्रेजल वर्ब में कई बार अवॉइड भी करते हैं ऐसे मिस्टेक्स को. बट सेंटेंस बनाने में ही अगर बच्चे को कंफ्यूजन है, वही दिक्कत है, तो पॉसिबल नहीं है कि वो आगे बढ़ पाएगा. अब मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि टेंस क्या होता है, कैसे यूज होता है. अब बात करते हैं इसके रूल्स की. तो कंप्लीट
रूल्स ऑफ टेंसेस। देखो मुझे पता है कि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको टेंस के रूल्स में बहुत दिक्कत होती है। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूं कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं टेंस के रूल्स में दिक्कत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टेंस के रूल्स में दिक्कत है भी ना, तो भी आप लोगों को यहाँ ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ सब समझ में आएगा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप लोगों को भी साथ साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, मैं फिलहाल के लिए साइड हट जाता हूँ। आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इस सारी के सारी चीज़ों को नोट कर लेना। ठीक है, मैं 5 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूँ। ये लीजिए सारी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, टाइम इज अप। सो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके सारी की सारी चीज़ें अपने कॉपी में नोट डाउन कर ली होगी। तो अब एक बार मैं इन सारी चीज़ों को समझा देता हूँ। ठीक है, देखो जब भी हम मेरे प्यारे बच्चों कोई सेंटेंस को बनाते हैं तो मैंने बताया था कि आगे सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। और जो हमारे पास बच्चों मेन वर्ब होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि भाई उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इस तरीके से फॉर्म्स में डिवाइड होता है सब कुछ। तो चलिए कंप्लीट रूल ऑफ टेंस जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उससे पहले कुछ मेन वर्ब की बातों को जान लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पीछे समझाया कि सेंटेंस हमारे पास इस तरीके से थे कि सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लास्ट में ऑब्जेक्ट, बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब की फॉर्म। ठीक है, लास्ट में तो आपका ऑब्जेक्ट कहो चाहे अदर वर्ड कहो, कोई की बात है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें हमेशा सेंटेंस में ही पता होता है कि क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है। मेन जो हमें दिक्कत देता है वो ये चीज, हेल्पिंग और मेन वर्ब, कहाँ पे कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म आएगी, कहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा। मेन वर्ब जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखना कि वर्ब की जनरली 3 फॉर्म होती ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से वर्ब की 3 फॉर्म होती है। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, गो दूसरी फॉर्म अगर हम बात करें तो वेंट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है बच्चों, तो गॉन। तो गो को ही हम क्या पढ़ते हैं, गोस पढ़ते हैं ही शी इट के साथ, है ना। ही शी इट के साथ हम इसको ही गो वेंट, ये ऐसे होता है, गो का गोस बन जाता है। एक और वर्ब लेते हैं जैसे ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। और इसी ईट को हम बेटा ईट्स बोलते हैं ही शी या इट के साथ, है ना, या कोई सिंगुलर नाउन हो जैसे मोहन ईट्स, पंकज ईट्स। वही अगर प्लूरल की बात करें तो ईट्स की जगह पे नॉर्मली ईट लगाएंगे कि दे ईट। ठीक है, ये और इस एक और ले लेते हैं लास्ट, राइट, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों, तो राइट, रॉट, रिटर्न, इस तरीके से राइट, रॉट और तीसरा आपका रिटर्न। और इसी राइट को बेटा हम राइट्स बोलते हैं ही शी या इट के साथ, बन गया। और यहाँ पे जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है जैसे गो है, चाहे ईट है, चाहे राइट है, ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं, इनको कहा जाता है बच्चे बेस फॉर्म। और जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं इनको कहा जाता है सेकेंडरी फॉर्म। ये हो गया आपका बेस फॉर्म, ये ब्रैकेट के अंदर वाले हो गए सेकेंडरी फॉर्म। ठीक है, और वर्ब की एक जो आईएनजी फॉर्म होती है बेटा, आपने नाम सुना होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V4 बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये क्या होता है बेटा, तो बेस प्लस आईएनजी, बेस फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको ही कहा जाता है V4, यानी कि वर्ब की चौथी फॉर्म। ठीक है, कई लोग इसको जो है गोज को भी फिफ्थ फॉर्म में बोल के पढ़ाते हैं, वो अपना अपना अपनी अपनी समझ के ऊपर बात है कि आपको कैसे शूट कर रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि V4 का मतलब बेस प्लस आईएनजी, तो आपने सुना होगा कि गो के साथ हम आईएनजी यूज करके क्या बना देते हैं, तो गोइंग। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि गोस के साथ आईएनजी आ जाए, कभी सुना ऐसा, गोस प्लस आईएनजी गोजिंग नहीं होता। उसी तरीके से ईट के साथ आपने सुना होगा आईएनजी आता है तो क्या बन जाता है, ईटिंग, लेकिन कभी भी ईट्स के साथ आईएनजी नहीं देखा होगा आपने। उसी तरीके से राइट का राइटिंग, लेकिन कभी भी आपने राइट्स के साथ आईएनजी नहीं सुना होगा, राइट। गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, राइट का राइटिंग, इस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं, बनाते हैं। तो कहीं पे भी यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी है तो आपको समझाने या बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब आप देख, ओके, सो एज आई सेड कि कहीं पे भी अगर आपके पास कंटिन्यूस वाली बात आ जाए तो हमेशा याद रखना कि आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है प्यारे बच्चों, तो फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे भी कंटिन्यूस है, फोर्थ फॉर्म, यहाँ भी कंटिन्यूस है, वर्ब की फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म, फोर्थ मतलब समझ लो आईएनजी फॉर्म। अगर कोई आपसे रैंडम पूछ ले, बताओ पास्ट कंटिन्यूस का रूल क्या है, तो आईएनजी फॉर्म वर्ब की जरूरी है लगानी। फ्यूचर कंटिन्यूस आईएनजी फॉर्म, लास्ट में भी देखो कंटिन्यूस लिखा है,
यहाँ पे भी लिखा है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब जो है बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कैसे कि कहाँ के, अच्छा यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आएगी। तो कहीं पे भी परफेक्ट दिखाई दे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस दिखाई दे वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लास्ट में इसमें ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट में अकेला वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, बाकी इसमें और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करेंगे, तो भाई सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा एस या ईएस, इसका यूज किया जाएगा, एस या ईएस का यूज किया जाएगा सिंपल प्रेजेंट के अंदर, वो भी कहां पे, ही शी या इट या कोई सिंगुलर नाउन के लिए। इस पे आ जाओ कंटिन्यूस पे, तो यहाँ पे आपका इज एम आर का यूज किया जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में आपका वॉज वर का यूज किया जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में बी का यूज किया जाएगा विल शेल के साथ, ठीक है। तो इसका रूल ऐसा बन जाएगा, आगे से पढ़ते हैं, आगे सब्जेक्ट मान लो पीछे ऑब्जेक्ट मान लो, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसका पढ़ो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब की प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस पे आ जाओ, आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लास्ट पे आ जाओ, अब यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस से हमने आईएनजी फॉर्म ले लिया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट से हमने हेल्पिंग वर्ब ले लिए, इसके हैज हैव ले लिया, हैड ले लिया, यहां से हैव आ गया, ठीक है। लास्ट में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, बीन, तो बीन का यूज तीनों में कर दिया तो बन गया सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से। आगे सब्जेक्ट पीछे ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। यानी कि इस तरीके से अगर आप चलते हो तो आपको सारे के सारे सिस्टमैटिक तरीके से सीक्वेंस मिलते चले जाएंगे, आपको आराम से समझ में सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आपको मैं ये मान करके पढ़ाता हूं कि आपको टेंस के रूल आ गए हैं, अच्छे से आपको क्लियर हो चुके हैं। तो अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम अपना जो है करना शुरू करते हैं एक एक करके इन पॉइंट्स को, कि भाई कैसे कैसे करके जो है हम अपने सेंटेंसेस में इनका यूज लाते हैं, करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। मैं आप लोगों को वो सब नहीं पढ़ाऊंगा जिससे कि आप लोगों का की टेंशन और बढ़े, आपको वो दिक्कत और आ रही चुके चुके, उससे नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है अपने एग्जाम में स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं और अच्छी अप्रोच के साथ हमको ग्रामर जाननी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताऊंगा कि भाई कोई रूल अगर बना कैसे बना, साथ ही साथ में आपका सिंस फॉर का यूज़ कैसे सही होता है, जब आप स्पीकिंग में किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप किस तरीके से अपनी अप्रोच को सही रख सकते हैं। यहीं तक नहीं, इसके अलावा मैं कुछ छोटे एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप में से मैं किसी से पूछूं कि बेटा आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, कई हाथ उठाएंगे, प्राइवेट स्कूल में कितने पढ़े हैं, कई बच्चे हाथ उठाएंगे, ठीक है। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे कि भाई ये बताओ, थैंक यू सो मच सही होता है या थैंक यू वेरी मच कहना सही होता है। तो अब ऐसे में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर दोनों ही सुनने में अच्छा लग रहा है, हमने तो दोनों ही यूज किया है ना, दोनों ही हमने यूज किया है और सुनने में भी दोनों ही अच्छा लग रहा है, इस वजह से हमको लगता है कि सर दोनों में से कुछ भी बोल दो सही है, बट ऐसा नहीं है भाई। ग्रामर की अप्रोच अलग होती है, वो हर चीज को सही नहीं मानेगा, वो ये देखेगा कि भाई कौन सी चीज बिल्कुल जेन्युइनली सही लिखी है और कौन सी गलत लिखी है, उसके अकॉर्डिंग सब चलता है। तो चलिए बिना देरी किए हम आते हैं इस मुद्दे पे। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज सिखाऊंगा कि कैसे किन के सही इस्तेमाल होते हैं, और ये थैंक यू सो मच वेरी मच आगे बता दूंगा, कंफ्यूजन वाली चीज बहुत है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए टाइम और टेंस के बारे में हम बात करते हैं। टाइम टेंस अलग अलग क्यों लिख रहा हूं, एक ही बार में मैं आपको लिखवा देता हूं, सिंस फॉर, सिंस और फॉर, हाउ टू यूज सिंस एंड हाउ टू यूज फॉर।
इस तरीके से इन दोनों का हम बच्चों क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, सिंस का इस्तेमाल आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने ये जाना होगा कि सिंस का इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पे बेटा, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और फॉर का यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है बच्चों, राइट। पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए आपको यूज करना है। अब कैसे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम आता है और कैसे हमारा पीरियड ऑफ टाइम यूज होता है, चलिए एक बार जो है आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, इसको एक बार आप सभी बच्चे जो है पढ़ेंगे और अपने आप से एक बार कोशिश करेंगे करने की कि भाई इसमें से आपको क्या लगता है कौन सा आपका ये है कौन सा नहीं है। मैं 5 सेकंड देता हूं आपको, मैं साइड हो जाता हूं, आप सोचिए आराम से, उसके बाद मैं हूं ना सिखाने के लिए, मैं साइड हो गया। चलो टाइम इज अप। अब मैं वापस आ गया, है ना, अब जादू से वापस आ गया। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा कैसे यूज होगा। जैसे अब यहाँ पे 2 PM, 9 आवर, हाफ एन आवर, मॉर्निंग, ये सब चीजें आ रही है। अब कैसे इनका यूज किया जाना है मेरे प्यारे बच्चों, वो चीज समझिए। देखो, एक हमने जो है टाइम ड्यूरेशन मान लिया कोई, यहां से लेकर के यहां तक था, ठीक है, एक ड्यूरेशन ले लिया किसी भी तरीके का। अब ये मैंने ले लिया 2001, 2001 में, क्या आप में से कईयों का शायद जन्म हुआ हो, और ये ले लिया हमने 2023, यानी कि आज की तारीख। तो अब मैंने बीच में एक पॉइंट ऑफ टाइम मान लिया 2010, जिसमें कि कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है, मान लेते हैं कि कंपनी है HCL नाम से, HCL ये कोई कंपनी है, ये कंपनी स्टैब्लिश होती है। अब मेरे पास दो पर्सन हैं, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है पंकज, ठीक है, इनका ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक। अब भाई मोहन ने मेरे से पूछा कि सर ये कंपनी कब खुली थी, तो मैं कहता हूं कि बेटा ये कंपनी 2010 में खुली थी। कब खुली थी, 2010 में खुली थी। तो मैंने इनको सीधा पॉइंट ऑफ टाइम पे उतार दिया, सीधा मैंने कहा कि बेटा 2010 में खुली थी। लेकिन अब हुआ क्या कि पंकज ने यही सवाल दूसरे एंगल से पूछा। पंकज ने ये सवाल ऐसे पूछा कि सर ये कंपनी कितने साल पहले खुली। भाई इसने मेरे से जिस तरीके से सवाल किया, मैं जवाब भी उसी तरीके से दे रहा हूं। मोहन ने पूछा, मैंने कहा जी 2010 में, लेकिन पंकज ने पूछा कितने साल पहले, मैंने कहा बेटा 13 साल पहले, ठीक है, 13 साल पहले ये कंपनी खुली। तो मोहन को मैंने सीधा पॉइंट ऑफ टाइम पे उतार दिया 2010, लेकिन जब मैंने इनको कहा 13 साल पहले, इसका मतलब ये 13 बार माइनस करेंगी, जैसे 13 बार इनको माइनस करना पड़ेगा कि 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, ऐसे करते हुए ये माइनस करेंगे। और माइनस करते हुए ये ड्यूरेशन कवर कर रहे हैं, मतलब ये बैक जा रहे हैं ना टाइम में, ड्यूरेशन कवर करना इनको पड़ रहा है। तो अगर इनको बैक जाना पड़ रहा है या कह लो ड्यूरेशन कवर करनी पड़ रही है, तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा क्या बन जाता है, फॉर, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे हमने क्या यूज किया, फॉर, और यहां पे क्या यूज किया प्यारे बच्चों, तो सिंस का यूज किया। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंस और ये हो गया हमारा फॉर। किस तरीके से करना था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से हमें बैक जाना पड़ा था, तो हमारे पास आ गया फॉर, और डायरेक्ट पॉइंट की बात आ गई तो आ गया सिंस। अब इसको एक और तरीके से समझिए, मान लेते हैं कि अब 2023 के बाद अब हमारे पास आता है 2024, ठीक है। अब 2024 में अब मोहन ने मेरे से सवाल पूछा कि सर ये ऑर्गेनाइजेशन या ये कंपनी कब खुली, तो मैं इनके लिए तो सेम ही आंसर बोलूंगा कि बेटा 2010 में खुली थी। लेकिन इनके लिए मेरा क्या जवाब होगा बच्चों, इसके लिए मेरा जवाब होगा बेटा 14 ईयर्स, क्योंकि एक साल बढ़ गया होगा। अब आ गया 2025, 2025, ठीक है। अब इनके लिए तो जवाब सेम ही रहेगा कि बेटा 2010 में खुला था। इसके लिए क्या जवाब होगा, तो इनके लिए कहूंगा मैं 15 ईयर्स। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रेजेंट का टाइम बढ़ेगा, कंटिन्यूसली आगे बात बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बेटा हमारा जो फॉर है ये भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, यानी कि आगे इंक्रीज होगा, ठीक है, यानी प्रेजेंट के टाइम से वो बढ़ता है। अब तब आप सोचिए कि किसी भी जो कंपनी होती है उसके लोगों के अंदर भी कुछ इस तरीके से सिंस लिखा मिलेगा आपको, जो कंपनी के आपने देखे ना लोगो वगैरह, तो वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि सिंस 1998, इस तरीके से। तो सिंस के साथ क्यों लिखा होता है, आज समझ में आया, क्योंकि इसलिए लिखा होता है
कि अगर आपने यहाँ पे गलती से भी फॉर कह के साथ लिख दिया होता, फॉर के साथ, कि भाई ये कंपनी 20 साल से चल रही है, ठीक है, फॉर 20 ईयर्स, तो अगर कोई बंदा इस बात को 2023 में उस लोगों को देख रहा है तो फॉर 20 ईयर्स ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम 2024 के हिसाब से अगर हम देखते कि 20 साल, तो वो गलत हो, क्योंकि एक साल बढ़ गया होगा, ठीक है, फिर 2025 में एक साल और बढ़ गया होगा। तो कंपनीज के नाम में सिंस इसलिए लगाया जाता है कि ताकि कोई 2023 में उसको पढ़े तो भी ठीक है, 2050 में भी सेम लोगों को पढ़ेगा तो भी ठीक ही रहेगा वो, क्योंकि वो बढ़ नहीं सकता, वो जितना था वो उतने पे ही है सिंस 1998। तो जब आप जो 2025 में पढ़ो तो भी ठीक पढ़ रहे हो, 2035 में पढ़ो तो भी ठीक पढ़ रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने ये बात सीखी कि भाई जो हमारा फॉर होता है वो बढ़ता है, यानी कि वो एक्सटेंड होता है, वो एक्सटेंडेबल है, ठीक है। और सिंस जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, फिक्स होता है, और ये अनफिक्स होता है, यानी कि बढ़ता चला जाएगा, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब जैसे ये लिखा है 2 PM 9 आवर्स, इनको करके देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि किसी ने हमसे पूछा, हमें हमसे किसी ने 5 बजे पूछा कि भाई मोनिका कितने बजे से सो रही है, हमने कहा जी 2 बजे से। फिर कोई 6 बजे आके पूछता है कि मोनिका कितने बजे से सो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 बजे से नहीं, अभी भी 2 ही बजे से। 7 बजे पूछे कितने बजे सो रही है, 2 बजे से, यानी कि 2 जो है वो फिक्स है, सिंस। अब दूसरे पे आ जाओ, कोई हमसे 5 बजे पूछता है कि मोनिका कितने घंटे से सो रही है, जी 9 घंटे से। 6 बजे पूछेगा कितने घंटे से सो रही है, हम कहेंगे जी 10 घंटे से। 7 बजे पूछेगा कितने घंटे, जी 11। यानी कि ये हमारे पास जो है फॉर का यूज करवा रहा है, कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है, आगे कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। हाफ एन आवर फॉर आएगा, मॉर्निंग तो सिंस का यूज किया जाएगा, फ्राइडे अगेन सिंस। जो बच्चा कंफ्यूज हुआ है मॉर्निंग या फ्राइडे में, मैं बता देता हूं। जैसे मान लेते कि कोई आफ्टरनून में पूछे कि वो कब से पढ़ रही है, हमने कहा जी मॉर्निंग से। कोई इवनिंग में पूछे कब से पढ़ रही है, जी मॉर्निंग से। नाइट में पूछे कब से पढ़ रही है, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग तो फिक्स है। वैसे फ्राइडे कि कोई मान लो मंडे को पूछे कि वो मोहित कब से काम कर रहा है यहाँ पे, या यहाँ पे कब से पढ़ाई कर रहा है, हमने कहा जी फ्राइडे से पढ़ रहा है। कोई ट्यूसडे को पूछे कब से पढ़ रहा है, जी फ्राइडे। वेंसडे को पूछे कब से पढ़ रहा है, फ्राइडे। थर्सडे को पूछे कब से पढ़ रहा है, फ्राइडे। और दोबारा से फ्राइडे आ गया, कब से पढ़ रहा है, लास्ट फ्राइडे, पिछले वाले फ्राइडे से, ठीक है। यानी कि लास्ट फ्राइडे का तो डेट है वो तो फिक्स ही है ना, तो इसलिए सिंस। अगर फ्राइडे जिस दिन वो उसने पढ़ना शुरू किया उस दिन 3 तारीख थी, तो लास्ट फ्राइडे के हिसाब से भी वो दिन तो 3 तारीख ही रहेगी, तो सिंस आ गया। उसके बाद जुलाई, अगेन सिंस। 8 years for 2023 2013, सिंस। जो पीछे इतने सारे एग्जांपल दिए थे सिंस के, वही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सिंस। 3 days for 5 hours for 2020, since February, since November, since 6 hours for school days, since 2 months for। अब यहां पे मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिख रही होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्विट इंडिया मूवमेंट, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऐसी कोई भी चीज अगर आपके सामने लिखी हो तो इसका मतलब ये ऐसे इवेंट को बता रहा है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंडिंग पॉइंट भी है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कभी ना कभी शुरू हुआ, कभी ना कभी एंड हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी ना कभी शुरू हुआ, कभी ना कभी एंड हो गया। स्कूल डेज कभी ना कभी आपका स्कूल डे शुरू हुआ था, एंड हो गया। कॉलेज डेज कभी ना कभी शुरू हुआ, कभी ना कभी उसका एंड होता है, ठीक है। तो ऐसे में कोई चीज ऐसी जो कोई ऐसा एक्टिविटी या कोई ऐसा इवेंट जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता है, मालूम है कि यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म यहाँ तक, तो ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि वहां पे हमें क्या यूज करना होता है, तो सिंस का यूज करना होता है। उम्मीद कर रहा हूं क्लियर हो गया होगा अब आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो अब आपको अगर ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है तो अब जरा इसको देखना एक बार। जतिन has been sleeping since 5 o'clock या 5 PM मान लेते हैं,
सिंस 5 PM। ये सही है कि गलत है? आप कहे सर बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, सही तो है। देखो, जतिन जो है 5 बजे से सो रहा है, यही इसकी मीनिंग आ रही है। यस सर, यही इसकी मीनिंग आ रही है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को जरा ऐसे गौर कीजिए कि जतिन हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 PM। आप इसकी जगह पे अगर 2 AM कहना चाहो तो गलत है क्या? सही है। अगर आप इसकी जगह पे मॉर्निंग कहना चाहो तो गलत है क्या? नहीं सर, अभी भी सही है। अगर यहाँ पे आप 7 PM कहना चाहो तो गलत है क्या? नहीं सर, अभी भी सही है। यानी कहने का मतलब है कि हम 5 PM की जगह पे 2 AM, 3 AM, 5 o'clock, 7 o'clock, मॉर्निंग कुछ भी कह सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है, मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं उस पर आते हैं। अगर मैं कहता हूं कि वो 5 बजे से सो रहा है, तो इसका मतलब इस बात को मैं 5 के तो बाद ही बोल रहा हूँ, 6 बजे या 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे। अगर मैं कहता हूं कि वो 2 बजे से सो रहा है, इसका मतलब इस बात को मैं 2 के तो बाद ही बोल रहा हूँ, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अगर मैं कहता हूं कि वो 7 बजे से सो रहा है, इसका मतलब इस बात को मैं 7 के बाद यानी कि 8, 9, 10, 11 बजे सो रहा है। मॉर्निंग से सो रहा है, इसका मतलब इस बात को मैं आफ्टरनून या इवनिंग में बोल रहा हूँ कि भाई वो बच्चा मॉर्निंग से सो रहा है। इसका मतलब मैं इस बात को आफ्टरनून या इवनिंग में कह रहा हूँ। यानी मेरे पास ये जितने भी टाइम थे बच्चे, ये सारे के सारे हमारे जो टाइम है वो कैसे हैं, तो फिक्स वाले हैं। कैसे टाइम है प्यारे बच्चों, तो फिक्स्ड वाले टाइम है कि नहीं भाई। सारे टाइम हमारे फिक्स भी हैं, या ये कह लो कि ये सारे टाइम हमारे पास्ट वाले हैं, मतलब पास्ट में शुरू हुए थे सारे। सारे टाइम हमारे पास्ट वाले हैं कि भाई वो 5 बजे से सो रहा है, भाई सुबह मतलब अभी 6, 7, 8 बज चुके हैं, वो सुबह के 5 बजे से सो रहा है। 2 बजे से सो रहा है, यानी अभी 3, 4, 5 बज चुके हैं, वो सुबह के 2 बजे से या दोपहर के 2 बजे से सो रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे टाइम पास्ट के हो गए। तो आप सोचो, जब आप ये कह सकते हो कि वो 2 बजे से, 3 बजे से, 5 बजे से या सुबह से सो रहा है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूं तब से सो रहा है। आप लोगों ने बचपन में ये डायलॉग अपने पिताजी के मुंह से जरूर सुना होगा कि जब से मैं आया हूं तब से टीवी में घुसा हुआ है। ईमानदारी से बताना किस किस ने डायलॉग को, कि जब से मैं आया हूं तब से में घुसा हुआ है, या आप कहते होंगे फोन में घुसा हुआ है, इस तरीके से। हाँ, हर कोई अपने पिताजी से, मम्मी जी से डांट तो जरूर सुना होता है। अगर आपने आप आज तक में अपने मम्मी या पापा से डांट नहीं सुनी, तो आपने असली जिंदगी जी ही नहीं, इसका मतलब है ना। डांट तो सुननी ही चाहिए, है ना। चलिए, तो हमने बात यहाँ पे ये करी बच्चों कि भाई वो इतने बजे से या उतने बजे से सो रहा है या गा रहा है, खेल रहा है, वट एवर वी आर सेइंग। तो आप लोगों ने जो सुना है कि भाई वो मैं जब से आऊँ तब से टीवी में घुसा हुआ है, तो जब हम ये कह सकते हैं कि वो 2 बजे से, 5 बजे से, 7 बजे से सुबह से सो रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब से मैं आया हूँ तब से वो सो ही रहा है। तो ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे में हम यहाँ पे सेंटेंस में टेंस लगाया, टाइम आया तो पास्ट आएगा। तो अगर टेंस आया तो वो भी कैसा आना चाहिए, पास्ट ही आना चाहिए। तो हम यानी कि हम सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं सिंस आई केम, यानी कि यहाँ पे हमने फिर जो टेंस लगाया ये भी कैसा आया, पास्ट का आया। तो जो मेरे को आपको समझाना था, यानी कि जो सिखाने वाली चीज थी, वो प्यारे बच्चों ये है, उसको अब आप लोग नोट कर लेना। वो असली में बात जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था उस पर अब हम आ चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 वो ये है प्यारे बच्चों कि जो सिंस होता है वो इंग्लिश में एक्चुअल में 2 तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके से यूज किया जाता है। एक होता है टाइम के रेफरेंस में, और दूसरा होता है टेंस के रेफरेंस में। टाइम के और टेंस के रेफरेंस में, अगर कभी भी टाइम के रेफरेंस में सिंस का यूज किया गया तो हमेशा फिक्स आएगा। हमेशा कैसा आएगा प्यारे बच्चों, तो फिक्स टाइम आएगा, जैसे 3 PM, 5 AM, ये कुछ भी। और अगर टेंस में आया तो हमेशा कैसा आएगा बेटा, सिंपल पास्ट। इसको लिख लेना, सिंपल पास्ट। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। यानी कि हम सेंटेंस में ये लास्ट वाला भी कह सकते हैं कि जतिन हैज बीन स्लीपिंग सिंस आई केम, यानी कि जब से मैं आया हूं तब से वो सो रहा है। तो जतिन हैज बीन स्लीपिंग सिंस आई केम, यानी कि टेंस कैसा आएगा, पास्ट ही आएगा। ठीक है, ऐसे करके साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं 5 सेकंड के लिए साइड हो रहा हूं, ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बात सीखी कि भाई सेंटेंस जो होता है उसके अंदर हम इस तरीके से इसको यूज करेंगे कि कब टाइम और कब टेंस आएगा। ठीक है, सिंस आई केम ऐसा सेंटेंस हम कह सकते हैं, सिंस आई केम हो गया। तो अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो और इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है हमको कि हिज फ्रेंड हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब सिंस हिज ग्रैंडफादर डैश। चलिए देखते हैं। तो हिज फ्रेंड हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब
सिंस हिज ग्रैंडफादर, तो हिज फ्रेंड हैज बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, यहां से लेकर के यहां तक आप देखो लगातार चल रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका सिंस लिखा है। अब सिंस के बाद मैंने आपको बोला टाइम या टेंस में से कोई एक आना चाहिए। अब सिंस के बाद ऐसा तो है नहीं कि 3 PM 4 AM कुछ लिखा हो, ऐसा तो आ नहीं रहा। तो ऐसे में जब हमारे पास 3 PM 4 PM कुछ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से सोच के देखेंगे कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको जो है फिर क्या यूज करना होगा, सिंपल पास्ट। टेंस तो आएगा भाई, टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंस तो आएगा, सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। तो मतलब जैसा भी होगा तो हम इसको सिंपल पास्ट में कहेंगे। तो हैज डाइड प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हटा देंगे। हैड डाइड पास्ट परफेक्ट है, हटा देंगे। ये भी आ नहीं सकता क्योंकि वॉज डाइड तो कोई सेंटेंस ही नहीं बनता, कोई वर्ब भी नहीं है ऐसा, तो डाइड हो जाएगा, यानी सिंस हिज ग्रैंडफादर हैज डाइड। इस तरीके से हमें सेंटेंस कहना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है कि इंग्लिश के अंदर प्यारे बच्चों आप लोग जब ग्रामर की बात करते हैं तो वहां पे आपको ऑथेंटिकेशन के साथ ग्रामर सीखने की जरूरत होती है। सिर्फ एरे गैरे टाइप के या फिर जो काम चलाओ ग्रामर सीखने से कुछ नहीं होता है। जहां पे आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलती है आपको वहीं जाना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ग्रामर सीखने के लिए आपको थोड़ा अवेयर कैसे होना चाहिए। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो दिल्ली मेट्रो में शायद ट्रैवल किए होंगे, दिल्ली मेट्रो के अंदर, ठीक है। तो अब देखो बच्चा, दिल्ली मेट्रो में जब आप जाते हैं तो आप वहां पे गौर करना कि उसमें एक डब्बा पूरा का पूरा लड़कियों के लिए खाली रिजर्व होता है, इवन प्लेटफॉर्म भी खाली होता है। और उस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से लिखा होता है ओनली वुमेन, वहां पे लिखा होगा ओनली वुमेन, ठीक है। और जब मेट्रो आती है तो मेट्रो के अंदर लिखा होता है हर डब्बे पे जो सीट रिजर्व होती है लड़कियों के लिए, उस पर लिखा होता है लेडीज सीट। ध्यान दिया कभी? तो लेडीज सीट ऐसे लिखा होता है, राइट। अब सोचने वाली बात यह है कि भाई अंदर लेडीज बाहर वुमेन, ऐसा क्यों? और उसके बाद यहीं तक नहीं, एक और बात आती है फिर कि सेंटेंस फिर ऐसा भी बनता है कि बाहर लेडीज अंदर अंदर लेडीज लिखा था बाहर वुमेन, और उसके बाद जो अनाउंसमेंट होती है वो ऐसी होती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं के आरक्षित डब्बे में ना चढ़ें, ऐसा करना दंडनीय अपराध है। आपने सुना होगा। इसी लाइन को इंग्लिश में सोचिए, कुछ इस तरीके से होता है कि द फर्स्ट कार्ट इन द मूविंग डायरेक्शन इज रिजर्व फॉर लेडीज। अगली लाइन, मेल पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बोर्ड द कोच रिजर्व फॉर लेडीज, डूइंग दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ऑफेंस मतलब अपराध, ठीक है। तो अब यहां सोचने वाली बात यह थी कि भाई देखो, लेडीज का अपोजिट क्या होता है? लेडीज का अपोजिट जेंट्स होता है, तो सर यहां मेल पैसेंजर क्यों आया? सोचने वाली बात है। वुमेन का उल्टा क्या होता है? मैन होता है, तो सर यहां पे मेल क्यों लिखा है? मैन होना चाहिए था। और चलो मेल है तो है, ठीक है, कोई बात नहीं। मेल का उल्टा फीमेल, तो ना फीमेल यहां लिखा है ना यहां लिखा है, कहीं नहीं है फीमेल। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि लेडीज, फीमेल, वुमेन तीनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी ने इतना गौर से ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी ने ध्यान करवाया। इस वजह से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते रहे आज तक, ठीक है। आप देखिएगा कई जगह पे वॉशरूम के बाहर ऐसे लिखा होता है पेयर्स में, लेडीज जेंट्स, मेल फीमेल, ही शी, बॉय गर्ल, मैन वुमेन, इस तरीके से लिखा होता है, राइट। तो इनमें से कोई एक ही पेयर है जो सही है, बाकी सब गलत है। एक ही पेयर है जो सही है। हमें समझ में तो आ जाता है कि भाई हमारा डिपार्टमेंट कौन सा है। कई जगह तो कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ बना होता है ऐसे करके, हम समझ जाते हैं उनका है तो हमारा है। तो यानी कि ऐसे में जो है ये जो पेयर्स बनते हैं, तो ये किस तरीके से पेयर्स होते हैं, किस तरीके से ये सही वाले या गलत वाले होते हैं, उसको सीखना और जानना जरूरी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो है ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी कि सर ये भी बता दो, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि इनका यूज कैसे होता है। लेडीज, फीमेल, वुमेन, चाइल्ड, बेबी और किड, अनमैरिड, सिंगल, बैचलर, रीजन कॉज, कॉस्टली एक्सपेंसिव, बैटल वॉर, आंसर रिप्लाई, है ना। कई सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं, है ना। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे अवार्ड, रिवॉर्ड, मैरिज, वेडिंग, इस तरीके के कई सारे शब्द होते हैं जो कई बार हमें नहीं पता होते, हम गलत यूज कर रहे होते हैं। वैसे भी शादी का सीजन चल रहा है तो इस टाइम में जो है लोग बाग कई बार गलत यूज करते हैं, मैरिज वेडिंग में भी मिस्टेक करते हैं। जैसे हम किसी को कहें कि थैंक यू वेरी मच और थैंक यू सो मच, सुनने में दोनों अच्छा लग रहा है। यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, सुनने में दोनों अच्छा लग रहा है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। दोनों ही अच्छा लग रहा है, बट सही तो एक ही होगा ना। अब जैसे हम किसी को ये कहें कि भाई मुझे 5 बजे फ़ोन करो, अभी मैं बिजी हूँ, 5 बजे फ़ोन करो, तो प्लीज़ कॉल मी एट 5 PM, गलत है। इसमें हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यही चीज़ें मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी अप्रोच हो सके। जब आप अच्छे लेवल पे टेक्निकल राइटिंग लिखते हो, तो वहाँ पे आप इस ग्रामर की मिस्टेक से बचोगे, तो आप लोगों को कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। अगर आप ये मिस्टेक्स आगे भी करोगे, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने फिलहाल आप लोगों को ये चीज़ समझाई कि किस तरीके से आपके टेंस के पहले पार्ट में हम 2 कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या पढ़ाया है, एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं सारी बातें आपको। सबसे पहले हमने अपने सिलेबस को डिस्कस किया। ठीक है, कि भाई सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि हमने अभी तक यानी कि कल की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इवन मैं तो दे चुका हूँ, मैनेजमेंट को बोल दूंगा आप तक वो प्रोवाइड कर दे। ठीक है, वो बाकी आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, वो आपको पीडीएफ भी इसकी दे देंगे। ठीक है, तो भाई फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से जो है हमारे पास सेंटेंस के अंदर हम एरर करते हैं या करेक्शंस करते हैं। अच्छा, ये तो बात की बात। पहले इसके पूरे मॉड्यूल को हमने समझा, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, 3, ये सारी बातें सीखी। उसके बाद कल जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसके ऊपर एक बार जो है रिवीजन कर लिया था, छोटा सा एक ग्लेंस मार लिया। उसके बाद आज की क्लास में टेंस इंपॉर्टेंट क्यों है हमने ये देखा, टेंस के रूल्स कैसे बनते हैं वो हमने देखा। सारे रूल्स मैंने कहे थे लिख लेने के लिए, आप लोगों ने लिख भी लिए होंगे, वो सारी चीज़ें हमने देखी। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि टाइम का यूज़ कैसे किया जाता है, सिंस और फॉर का यूज़ कैसे किया जाता है, वो हमने देख लिया। ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे ऐसा इस तरीके की सेंटेंसेस में, कि जैसे कोई पर्सन है, कोई कंपनी छोड़ रहा है या फिर कहीं से रिजाइन दे रहा है या किसी को जोड़ रहा है, तो वहाँ पे जो है सिंस और फॉर में मिस्टेक कई बच्चे कर जाते हैं, तो वो मिस्टेक से आपको बचने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर हमने देखा कि भाई सिंस का इस्तेमाल फिर हमारा टाइम और टेंस दोनों में होता है, टाइम में भी होता है और इसके अलावा टेंस में भी होता है। अब कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अभी इसके आगे बहुत सारी चीज़ें और है सीखने के लिए, तो अभी कहीं आप लोगों को जो है जाना नहीं है, यानी कि अभी जो है आपको आगे की क्लासेस भी सारी देखनी है। ठीक है, पीडीएफ्स आपको मैं प्रोवाइड कर ही देता हूं। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल बच्चों, बाय।